अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, मिस्र जहां सदियों से तारीख अपने फैसले खुद लिखती है, आज एक बार फिर दुनिया की नज़रें इसी शहर पर जम गई हैं। गजा अमन माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। वो सरजमीन जो बरसों से खून, बारूद और आंसुओं में डूबी थी, अब पहली बार उम्मीद की रोशनी देख रही है। ये माहदा सिर्फ कागज़ पर नहीं, कुर्बानियों, कब्रों और ख्वाबों की गवाही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगा। ये अल्फाज नहीं, ये उस कौम के जज्बात हैं जिसके दिल में बैतुल मक़दस की अज़ान अब भी गूंजती है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के साथ इंसाफ का नारा लगाया और आज जब दुनिया समझौते के फरेब में है, पाकिस्तान एक उसूल पर खड़ा है कि फ़लस्तीन नाकाबिले फ़रोख्त है। इसी दौरान एक और गैर मुतवक्के खबर भी सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। ये इतराफ़ महज तारीफ नहीं, एक आलमी इकरार है कि पाकिस्तान का अस्करी किरदार अब महज सरहदों का मुहाफिज नहीं बल्कि अमन के तवाज़ुन का जामिन बन चुका है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की खामोश मगर फैसला कुन सिफारतकारी ने खित्ते में वो इस्तेहकाम पैदा किया जिसे बड़े बड़े थिंक टैंक भी मुमकिन नहीं समझते थे। नाज़रीन, आज दुनिया बदल रही है। ताकत के तराजू में अब बंदूक नहीं, किरदार नापा जा रहा है। गजा की माओं के आंसू शायद अभी खुश्क ना हो, मगर एक उम्मीद तो है जो जन्म ले चुकी है। ये अमन अगर कायम रहा तो तारीख लिखेगी कि जब ताकतवर थक गए तब कमज़ोरों ने दुनिया बदल दी। और यही वो लम्हा है जहां पाकिस्तान अमन का नहीं, इंसाफ का अलंबरदार बनकर उभरा है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सरबराह अमरीका और चाइना, साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा और साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे गजा अमन माहदे के हवाले से बात करना चाहूँगी। बताइएगा कि इस माहदे पर दस्तखत हो गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पायदार अमन की ज़मानत है या नहीं, ये तो सवाल बाद में आता है, लेकिन पहला बुनियादी सवाल ये कि सर क्या इतनी भी उम्मीद थी कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने इस पूरे मौजू का तारुफ करवाया, वो बहुत ही अच्छा था, बड़ा ज़ोरदार था और बहुत शुस्ता ज़बान में आपने करवाया, शुक्रिया। तो मैं बेहद मुतासर हुआ। और दूसरी जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल है वो ये है कि वाकई पाकिस्तान ने बहुत लंबा फासला बहुत कम मुद्दत में तय किया है सिफाती महाज के ऊपर। यानी कहाँ आप 2024 में देख लें कि हम कहाँ थे और 2025 में कैसे हमारी तकदीर बदली, जनूबी एशिया में, मशरक़ वस्ती में, शुमाली अमेरिका में, और इस वक्त पाकिस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है। तो ये लम्हा हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को कई दिक्कतें थी और हमारा जो एक मुस्तकिल दुश्मन था हिंदुस्तान, उसकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि सफारती दुनिया में पाकिस्तान को तनहा किया जाए। लेकिन उसके ये सारे के सारे मंसूबे इस साल धरे के धरे रह गए। मार्का हक में हमें फतह नसीब हुई, अस्करी बरतरी हासिल हुई और उसके बाद उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है सफारती तौर पर कहीं कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खिलाफ तवक्को। और उसमें जैसा कि आपने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अफवाज पाकिस्तान और सियासी जो हमारी क़यादत है, इसकी मेहनत का ये नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया के कायदीन की सफ़े अव्वल में खड़ा है और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ भी अब बावाज़ बुलंद हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये कि एक नई दहलीज़ पे हम पहुँचे हैं, सही। सफ़ारती दहलीज़ के ऊपर, अस्करी दहलीज़ के ऊपर, और इससे हम ऊपर जा सकते हैं। और इन मौक़े को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर तरीन यानी और खुशहाल तरीन मुल्कों की सफ़ में शामिल हो। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, इसने सिफारती सतह पे और पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया है? देखिए, दो तीन चीज़ें उन्होंने एक साल हैं। एक जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने वाइट हाउस में बुलाया था, उनकी मेज़बानी की थी, अहम फैसले किए थे। और उसके बाद जो है इस तरीके से उनकी गैर हाज़िरी में उनका जिक्र करना हमारे वज़ीर आज़म की मौजूदगी में और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने, जहाँ दुनिया के ताकतवर तरीन सदूर और वज़राए आज़म मौजूद थे, और एक
मुश्तरका मकसद के लिए वहाँ जमा थे, यानी मशरक़ वस्ता में अमन के हवाले से वहाँ हमारा जिक्र होना, हमारे मुल्क का जिक्र होना, हमारी क़यादत का जिक्र होना, ये बहुत अहम है। और इसके पैगामात सारे कैपिटल्स में जाते हैं। इसका जो हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका जो दर्द है वो सारे के सारे दिल्ली में या जो वहाँ का बिल्कुल ऐसे। मीडिया है उसमें महसूस किया जाता है। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी एक किस्म का बैरोमीटर है कि हम किस हद तक कामयाब हैं। मसूद साहब, ये जो भारत अफ़गानिस्तान के साथ में जो अभी कोशिशें कर रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो एक अमन मुआहदा हुआ है, दस्तखत हुए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये पायदार अमन की जानिब पहला कदम है या फिर आगे जाके मुश्किलात हो सकती हैं और ये जो मुआहदा किया गया है, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी हो सकती है? देखिए, ये बड़ा खूबसूरत लम्हा है, क्योंकि मैं समझता हूँ तकलीफ भी है और खूबसूरत लम्हा भी है, इस वजह से कि गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा था वो रुका है। उसमें जिस तरीके से बेदर्दी से गज़ा के लोग मारे जा रहे थे, वो सिलसिला रुका है। और इसमें हम सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो कदम ना उठाते तो मुमकिन नहीं था। इसराइल अपने जुनून में आगे बढ़ता चला जा रहा था और गज़ा शहर को तबाह बर्बाद कर रहा था, यानी तमाम तबाहकारियों के बाद। तो लेकिन इस वक्त जो है, मैं आपको कहूँ कि गज़ा ज़ख्मी है, पूरे का पूरा गज़ा जो है वो उसमें जो सरकारी आदाद व शुमार है उसके मुताबिक 67,000 लोग मारे जा चुके हैं, तकरीबन 1,70,000 के करीब लोग जख्मी हैं, 18,000 बच्चे जो है कत्ल कर दिए गए हैं। तो आपको पता है, जख्म मुंदमिल होने में बहुत वक्त लगता है, बिल्कुल ऐसा ये ही है। कोई आसान काम नहीं है। और किसी जिस्म के किसी हिस्से में जख्म लग जाए उसे वक्त लग जाता है, यहाँ तो पूरे का पूरा जो है एक पूरी आबादी तबाह बर्बाद कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही। और तो फिर मसूद साहब, ये एक भी बड़े बात से तो जज्बाती और ख़ूबसूरत मनाज़िर हैं जो हम देख रहे हैं। जो रिहाई हुई है, यरगमालियों की रिहाई उधर से हुई है और इधर से हम देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी रिहाओं के आ रहे हैं तो अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से जिस तरह से वो मिल रहे हैं, ये भी बड़े खूबसूरत मनाज़िर हैं। और ये हमें उम्मीद की एक किरण जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कभी हम आज़ाद होंगे, लेकिन वो आज़ाद हुए। सर, इस पूरी सिचुएशन में आप अमरीका के किरदार को किस तरह से देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जिनका आपने शुक्रिया भी अदा किया, उनका किरदार कैसा है? क्योंकि ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कोई भी काम किसी नफ़े के बगैर नहीं करते, तो इसमें उन्हें अपना फ़ायदा कहाँ पे नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें जो है मैं आपके पिछले सवाल के आखिरी हिस्से से जोड़ूंगा जी। कि ये तो पहला फेज़ है और इस फेज़ में कामयाबी हुई है कि जेनोसाइड को ख़त्म किया गया है फ़िलहाल। लेकिन बहुत से नुकात बाकी हैं कि इंसानी इमदाद सही तरीके से पहुँचे, उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका क्या किरदार होगा, फ़लस्तीनियों को नुमाइंदगी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उनको गवर्नेंस में कोई शराकत दारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर जो है बिलाखिर जो हतमी मकसद है कि क्या अहले फ़लस्तीन को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा और एक फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी। तो ये सारे के सारे मराहल अभी बाकी हैं। आपने ये भी सवाल पूछा अभी जो है कि क्या सदर ट्रंप अपना मौक़िफ़ बदल सकते हैं, जी। वो पलट सकते हैं। तो इसमें ये कहना होगा कि ये सदर ट्रंप ने बड़े फ़ख्र के ज़रिए, फ़ख्रिय अंदाज में इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और ये भी कोई लोग जो है शक व शुबे का इजहार करते हैं कि शायद इसमें कोई मनफियत का भी उनसर हो, हाँ जी। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने एक मरतबा ये कहा था कि हम गज़ा को रिवियरा बनाएंगे, यानी जी मतलब ये है कि जहाँ सयाह आएंगे या जी जी जहाँ जी। अमीर व कबीर लोग सारी दुनिया से आएंगे। तो ये इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर इस जो इसने इज्जत कमाई है इस अमेरिका के इस प्लान ने, अगर वो बरकरार रखनी है, तो फिर ये जो गज़ा में जो गरीब लोग मारे गए फ़लस्तीनी और जो उनकी आबादकारी के लिए जो है इस पूरे पर तामीर को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मसूद साहब, और कोई आसान जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के बड़े ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्हें मिलना चाहिए था ये इनाम। आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये नॉर्वे के लोग हैं जो भी नोबेल पीस प्राइज देते हैं, वो खासे कदामत पसंद हैं।
सही। और बहुत नाप तोल के वो इनामात देते हैं, नोबेल पीस प्राइज। बाज़ औक़ात उन्होंने वैसे मतलब इतना मतलब मोहतात अंदाज से भी नहीं दिए। मसलन सदर बराक ओबामा को इससे पहले कि वो कोई कारनामा सर अंजाम देते, जी। यानी सदर का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने उससे पहले ही उनको दे दिया था। मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप के जहन में वो चीज़ मौजूद है कि अभी सदर बराक ओबामा ने कुछ किया नहीं था तो उनको सही। इनाम मिल गया था। लेकिन इन्होंने तो ये कहते हैं बकौल उनके कि उन्होंने 8 झगड़े निपटाए हैं और बैनुल बिल्कुल अक़वामी बिल्कुल सतह के बिल्कुल बहुत बड़े मसूद साहब, इस तरह की मसाइल। रिपोर्टिंग हो रही है। मसूद साहब, अब मैं क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास वक्त की किल्लत है, तो मैं आपसे जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है उससे मुतालिक भी बात करना चाहूँगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत पजीराई हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो हरकतें कर रहा है और अफगानिस्तान ने जिस तरह से अटैक किया और फिर उसको भरपूर जवाब भी पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, सर ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से? बहुत काबिल अफसोस है कि अफ़गानिस्तान भारत का आलाकार बन रहा है, क्योंकि जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने 20 साल तक मेहनत करके अपने मुल्क को आज़ाद करवाया, और उसके बाद जो अमेरिका के साथ उनकी जंग हुई और उस जंग में वो कहते हैं कि वो सब फतेह याब हुए, दुनिया ने उनको तस्लीम किया, मतलब अभी रियासत के तौर पर तस्लीम, रियासत नहीं मतलब हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन उन्होंने चीन को नाराज किया है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमलावर नहीं होते हैं, उन्होंने चीन को नाराज किया है। चीन का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक को ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इशारा अफगानिस्तान की तरफ है, हम तो ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ हमने हज़ारों जानें गंवाई हैं दहशतगर्दी की वजह से 2021 से लेकर अब तक, और इसकी जिम्मेदार जो है, पहले तो हम सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लेते थे या दाइश का, लेकिन अब हम जो अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों का नाम भी लेंगे जो इनको पनाह देते हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। उन्हें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो सफारतकारी के लिए पेशकश आई है, एक चीन से आई है, एक ईरान की तरफ से आई है, तो इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चीन ने पहले हमारी और अफगानिस्तान की सुलह करवाई थी, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ ये गुफ्तगू वहाँ जिस सतह पे पहुंची थी, जिस नहज पे पहुंचती थी, उसके लिए हमें दो तरफा सफारतकारी भी इस्तेमाल करनी चाहिए, थर्ड पार्टी मीडिएशन भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और अस्करी तौर पर भी तैयार होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मसूद साहब, हमने देखा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जंगी महाज के साथ साथ सिफारती महाज में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत को अगर हम इस तरह से दे सकते हैं तो अफगानिस्तान के साथ जो ये मामला चल रहा है, इसको अब हमें किस तरह से लेके चलना है? आलमी सतह पर कौन कौन से फोरम है, कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह से और मौसर हम बना सकते हैं आलमी सतह पर इस इशू को उजागर करने के लिए? अफगानिस्तान के अवाम हमारे भाई बहन हैं, हमारी उनके साथ रिश्तेदारी है, और हम दो ममालिक के एक अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो इसका तकाबुल हिंदुस्तान के साथ नहीं किया जा सकता। मैं बल्कि ये कहूँगा कि हिंदुस्तान दो भाइयों के दरमियान ये एक तनाज़ा खड़ा कर रहा है, और वो ये दहशतगर्दी की तंजीम की सरपरस्ती करके हम दोनों को मुसलसल एक जंग की हालत जंग में रखना चाहता है। तो यहाँ हमें और बिलखसूस जो है अफ़गान क़यादत को होशमंदी और अक्लमंदी के सबूत देते हुए भारत को पीछे धकेल देना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में बैन कर देना चाहिए, या उसे जो है उन्होंने कई मरतबा वादा किया है उसे अपनी मगरबी सरहदों की तरफ ले जाएं, और इसी तरीके से दाइश के लिए भी अरसाए हयात तंग कर दें, क्योंकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, ना अफ़गानिस्तान के अवाम की पाकिस्तान के अवाम से कोई दुश्मनी है। तो हमें भारत की इन कारस्तानियों और इस किस्म की रेशा दबानियों से अब दोनों मुल्कों को अपने आप को आज़ाद करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमें दी आपने। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिस्र से वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने कुछ अपने जो जज्बात हैं उनका भी इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, पैनल से डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, तो दूसरी तरफ एक सच आखिरकार सामने आ चुका है। वो भारत जो दुनिया के सामने खुद को अमन और जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश करता है, रियासती दहशतगर्दी के असल नेटवर्क में मुलविस निकला है। इसका गठजोड़ अब अफगान तालिबान के साथ भी बेनकाब हो चुका है। ये वही भारत है जो पाकिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को सबसे बड़ा खतरा समझता है, जो केपी में मसाजिद और बलोचिस्तान में स्कूलों के खून से सियासत करता है। मगर अब ये खेल मजीद नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर बयानात का सख्ती से नोटिस लिया है और दो टोक पैगाम दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज नहीं हो सकती। हमारा सब्र हमारी कमजोरी नहीं है। हमने पनाह दी, इज्जत दी, रोजगार दिया, मगर अब जवाब मांगने का वक्त आ गया है। अगर हम बात करें मुल्की सियासत की तो खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मैदान में नया बाब खुल चुका है। सुहेल आफरीदी को सूबे का नया कप्तान मुकर्रर तो कर दिया गया है, जबकि JUI ने उनका इंतखाब चैलेंज कर दिया और सियासी मैदान अब गर्म हो चुका है। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला जारी किया है कि गवर्नर KP सुहेल आफरीदी से वजारत आला का हलफ लेंगे। बसूरत दीगर स्पीकर KP असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के मजाज हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला के सामने चैलेंजेस के पहाड़ हैं, क्योंकि वो एक ऐसे ऐवान की बागडोर संभाल रहे हैं जो बरसों से इंतशार, बदएतमादी और मफादाती सियासत का शिकार रहा है। और अहम सवाल यह है कि क्या सुहेल आफरीदी इस तूफान को संभाल पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट और चेयरमैन तहरीक के जवानान पाकिस्तान हैं। इसके साथ साथ उस्मान शाही साहब ने ज्वाइन किया, IR एक्सपर्ट हैं। और फ़ारूक वराइट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। आगाज़ में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे करना चाहूँगी, भारत और अफ़गान तालिबान का जो गठजोड़ है वो अब खुलकर बेनकाब हो चुका है। उधर अफ़गानी फोर्सेस की जो जारहियत है वो भी हमने देखी, पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ उन्हें जवाब दिया। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान जिस दिन से बना था उस दिन से चैलेंजेस से जो है वो खेल रहा है और ऐसे ही होता है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है और तरक्की कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बन गया। हम जो है वो मुल्क अपना आधा गंवा बैठे, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। एशियन इकोनॉमिक टाइगर हम बने, हमने जो है वो नोबेल इनाम हमने हासिल कर लिया, खला में हम चले गए, सैटेलाइट हमारे पास है, मिसाइल प्रोग्राम हमारे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स। लेकिन नेगेटिविटीज़ दिखाना शुरू करें तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत को जब हज़ीमत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा मई के अंदर, तो उसके बाद उसने जो है वो अफ़गानिस्तान का रुख कर लिया। मैं नहीं कहूँगा कि अफ़गान हमारे दुश्मन है, मैं कहूँगा कि जो दहशत गर्द हैं हमारी लड़ाई उनसे है। और दहशत गर्द का जो है वो ना किसी मुल्क से ताल्लुक़ होता है, ना मजहब से ताल्लुक होता है, ना किसी कौमियत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अफ़गान हुकूमत जो इस टाइम पे है वो एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, वो जो है एक नाजायज़ हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसने अपने आबाओ अजदाद के जो ख्यालात थे उनको भी जो है वो तहवाला करके रख दिया। आप ये देखिए कि अहमद शाह अब्दाली की औलादें और महमूद गजनवी की औलादें और मुल्ला उमर के शागिर्द जो है वो अपने मशहूर थे इस बात के ऊपर कि वो बुत शिकन थे। और आज उन बुत परस्तों के साथ जो है वो जाके आपने मुआनका कर लिया है। तो ये तो मेरे ख्याल में आपने अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अफगान आइडियोलॉजी है, जो कि कौम की आइडियोलॉजी है, आपने उसको एक ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है। उसके मुंह पे एक रनाटेदार थप्पड़ है। दूसरी जानिब जो है ये भारत के साथ किराए के कातिल हासिल करके भारत जो है वो समझ रहा है कि जो उनकी NDS थी, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी माजी की,
और इसी तरीके से अफगान नेशनल आर्मी, उस पे उन्होंने $1 बिलियन खर्च किया है, कुछ किराए के कातिल हासिल किए हैं। वो पाकिस्तान जो है वो आए दिन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मुश्किल है पाकिस्तान को, इतना बड़ा 2642 किलोमीटर एक बहुत बड़ा बॉर्डर होता है, आप उसके ऊपर हर जगह अपना सिपाही नहीं बिठा सकते। हाँ, कुछ दरमियान में दहशतगर्द आ जाते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका भी सद्देबाब होगा और जरूर करेंगे। हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सपर हैं, पूरी कौम साथ खड़ी है, और ये रोज रोज जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में निशाना बनने से बेहतर है कि एक दफा हम जो है प्रॉपर तरीके से उनके जो दिमाग का फतूर है उसको निकाल दें। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। सही सही। वड़ाइच साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब एक अमन मुआहिदा तय होता है उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं और वहाँ पे सिपा सालार की तारीफ किए जाना, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान की कितनी बड़ी एक कामयाबी है। और हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो तो इस वक्त बड़ी बेचैनी का शिकार है और बस इधर उधर पाँव हाथ मार रहा है। और हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ भी उन्होंने गठजोड़ अपना जो है वो बहुत तेज कर दिया है, बहुत मजबूत कर दिया है। जो अफगानिस्तान वाला मामला है, अफगान तालिबान का मामला है, उस हवाले से तो इसलिए मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी दुखी होंगे कि एक बहुत ही दहाइयों पे हमारा पुराना रिश्ता, और हमने जब ये हुकूमत आई इनको तस्लीम भी किया, शायद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था। और फिर अब जब ये सारी सिचुएशन है, एक मई में जंग हुई, फिर हमने फतह हासिल की, उसके बाद इंडिया ने देखा कि भाई हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचती, तो उन्होंने ये वाला हेड खोला है। और बदकिस्मती से ये वो लोग जिन्हें हमारी तरफ से हमेशा सपोर्ट भी रही हर तरह से, इखलाकी माली हर तरह से, और फिर हम तस्लीम भी इनको करने वाले, हम इनको सर पे भी बिठाने वाले। और उसके बाद ये बड़ा अफसोसनाक है कि जी ये दुश्मन के हाथों ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी अब ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है इनके। तो इस पे तो मुझ समेत सभी जो हैं वो हम रंजीदा हैं कि क्या हुआ। लेकिन बहरहाल एक तो उनको बहरहाल सबक मिल गया होगा कि अगर हम इस तरह से कुछ करेंगे तो उसका जवाब भी आएगा, भरपूर जवाब आएगा। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी हर किस्म की, हाल तो पाकिस्तान उलझना नहीं चाहता, ना उलझना चाहिए। दूसरी जो आपने बात की कि वो बिल्कुल पूरी दुनिया ने देखा, आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया की भी जीनत बने हुए इस वक्त। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, वो कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है आर्टिकल्स वगैरह जो मैंने देखे हैं कि उन्होंने ये जो शो है ये स्टील कर लिया, यानी इस शो के हीरो वो बन गए। और अमरीकी सदर ने जिस तरह से मुड़ के उन्हें दावत दी, उन्होंने फिर आगे बात की, शायद वो वाहिद सरबराह थे अमरीकी सदर के अलावा जिन्होंने वहां पर बातचीत की, और फिर पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे नशर किया और अभी तक उसकी पजीराई चल रही है। वहां पर उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का भी जिक्र किया और फेवरेट का लफ्ज भी सारे इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान को इस पे खुशी जरूर होनी चाहिए, और पाकिस्तान का ये हक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को अगर हम पिछले सालों में देखें तो एक तासुर बन गया था कि पाकिस्तान सफारती तौर पे तनहा हो चुका है, पाकिस्तान की इज्जत नहीं। बल्कि हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये भी कहा कि वहां पर हम फोन करते हैं, आगे से फोन का कोई रिप्लाई नहीं करते और कोई कॉल बैक नहीं करते। तो अब तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ना सिर्फ मौका मिल रहा है बल्कि वहां पर पूरी जो अगर देखें पाकिस्तान की कैपेसिटी के मुताबिक तो बड़े बड़े जो मुल्क थे, तरक्की याफ्ता ममालिक थे, उनके वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद थे, सरबराह मुमलिकत मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में आपको ये मौका दिया जाना, फिर आपको तस्लीम करना, फिर बारहा अमेरिका पाकिस्तान की यानी फारूक साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो यकसर बदल चुका है। उस्मान शाही साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले मैं आपसे भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ के हवाले से पूछना चाहूँगी। हमने देखा कि भारत मुतअद्दिद बार अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगा चुका है। अब दुनिया ने देख लिया कि वो सरजमीन इस्तेमाल कौन कर रहा है। अब ये जो गठजोड़ है और फिर पाकिस्तान के मुखालिफ ये हाथ में ला रहे हैं दोनों, कितना पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजिंग है और पाकिस्तान को अपना जो ये मुकदमा है ये किस तरह से लड़ना है? अब डेफिनेटली चैलेंजिंग तो बहुत है। भारत चाहता है कि वो हमें ब्लीड करे कोवर्ट ऑपरेशन करके, और जिस तरीके से वो मोर्चा बनाना चाह रहा है अफगानिस्तान को, और काबुल की जो इस वक्त जिस तरह से सर ने कहा कि वो मुसल्लतशुदा हुकूमत है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है अपनी पब्लिक के अंदर, वो उसके लिए प्रॉक्सी बनने को तैयार है। और वहाँ पे बलोच इंसर्जेंट्स हैं, वहाँ पे टीटीपी है जो कि नेटो का छोड़ा असला जो है
सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पे ना सिर्फ टीटीपी के लोग रह रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, उनको बाकायदा तौर पे वहां पे तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को खुद जो है ना अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये वो थे जो कहते थे हमें यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त चाहिए, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, G20 के कंट्रीज के लीडर्स के साथ शोल्डर्स रब करते थे। और आज हालत ये है कि मुल्ला मुत्तकी को लेके उसे ताजमहल जो है फिराया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्हें खुद भी अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनकी 11 साल की जो डिप्लोमेटिक जो लेवरेज था, जो क्लाउड था, वो किस तरीके से बर्न हो गया, डाइल्यूट हो गया वह उनका सारा ये मामला। और दूसरी तरफ मैं अफगानिस्तान के ऊपर ही बात करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के ये जो अपना काबुल के अंदर बैठा हुआ धड़ा है कंधारी फ्रेंचाइज, उसको सिर्फ ये ख्याल कर लेना चाहिए कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने 40 साल 4 मिलियन से ज्यादा अफगानियों को घर में अपने दिल में जगह दी है। और ये इनको वहां पे जगह दे रहे हैं, ये किसको पनाह दे रहे हैं वहां पे? उन दहशतगर्दों को जो हमें हमारे पुलिस का आर्मी के जो अफसरान हैं उनको ब्लीड करते हैं। पिछले साल जो तशद्दुद की लहर आई उसके अंदर 502 हमले किए, हमारे 284 करीब एहलकार को वहां पे शहीद कर दिया गया। और ये आज का पैटर्न नहीं है, ये 2022 से, जब से बल्कि अगस्त 2021 से आए हैं, ये तब से यही कर रहे हैं। एमन अज़वाहिरी जो अलकायदा के नेटवर्क का हेड था, उसको वहां पे अमेरिका ने जो है मारा। उसके अलावा चाइना को जो है बड़े कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां पे है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया जो है वो बड़ा कंसर्न शो करता है कि ये रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सेंट्रल एशिया को। तो एक ऐसा अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान रिहेबिलिटेशन के अंदर पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान ने वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के अमल में अपना रोल प्ले किया। पाकिस्तान 2016 में इन्हें टेबल पे बिठा के हमने मुज़ाकरात वहां के ऊपर करवाए। और उस्मान साहब, अगर रिसेंट इवेंट हम देखें, जब अमेरिका चाहता था कि बगराम एयरबेस मिल जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को होस्ट किया, सपोर्ट किया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें वहां से कभी भी सपोर्ट नहीं मिली और अब अबूरी हुकूमत जो कर रही है वो भी सबके सामने है। अब्दुल्ला साहब, अब मैं बात करना चाहूंगी गजा अमन मुआहदे से मुतालिक। पहले फेज के मुताबिक हम देख रहे हैं कि यरगमालियों की रिहाई हो रही है, फलस्तीनियों को भी रिहा किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये पायदार अमन की जानिब पहला कदम है? देखिए, मेरे ख्याल में इस टाइम पे एक दबाव तो बहुत ज़्यादा आया है इजराइल के ऊपर, और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दबाव हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दो उनके अरकान पार्लियामेंट कैनेसेट के अंदर जो है उन्होंने फ़लस्तीन के हक में जो है वो आवाज़ बुलंद की, फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की, लेकिन वहाँ फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऊपर कोई जो है वो रद्द अमल नहीं आया। दूसरी जानिब जो है बिन गोयर और जो स्मोट्रिच हैं, जो कि बिजली स्मोट्रिच, वो दोनों इनके ये वजीर है, एक वजीर खजाना है और एक नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, और दोनों जो हैं वो इत्तेहादी पार्टियों के हैं। और आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ ये बात कही कि जी अब उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल में आप आउट ऑफ द वे जाके जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दूसरा ये है, उन्होंने कहा कि आपने ताकत के जोर के ऊपर ये मुआहदा हासिल किया, यानी कि कल को मजीद ताकत इस्तेमाल होगी तो कोई भी जो है वो मुआहदा जो है वो उसको मुमकिन बना पाएंगे। फिर इसके अंदर ये कहीं बात नहीं आई कि अगर इजराइल मुआहदे की या फ़लस्तीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उनके खिलाफ जो है वो अमेरिका का और बाकी जो गारंटर्स हैं उनका रद्द अमल क्या होगा? क्या उनके ऊपर जो है वो इक्तसादी और सिफारती और इसी तरीके से मिलिट्री पाबंदियां आयद होंगी, उनके खिलाफ कोई मुहिम जुई होगी? अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि इंटेंशनली ये भाम छोड़े गए हैं? जी बिल्कुल, ये इंटेंशनली छोड़े गए हैं और मुझे ये लगता है कि ये जल्दबाजी में काम किया गया है ताकि जो है वो किसी सूरत जो इंटरनल प्रेशर हैं तमाम ममालिक पे, जिनमें यूरोपियन ममालिक ज़्यादातर शामिल हैं, जिसके अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो पेश आ रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से, और आलम इस्लाम के अंदर भी जो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ भी ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं। तो जिसको कहते हैं पंजाबी में मगरों लाना, मेरा ख्याल है कि ये अभी वो है। लेकिन बहरहाल हमें पुरुमीद होना चाहिए। इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि एड आएगी, लोगों को खाना पीना मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिहाई भी हो रही है। फारूक साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ नेतन्याहू के वही जारहाना बयानात हैं और दो रियासती हल की भी बात नहीं हो रही है। आप इस अमन मुआहदे को कितना पायदार देख रहे हैं? देखिए, जो ये मेरे दोस्त पायदार की बात करते हैं ना, मैं तो इस पे थोड़ा सा मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है, जिनके साथ जिनके ऊपर बमबारी हो रही हो, जिनके बच्चे मर रहे हों रोज, और उनके पास क्या गुंजाइश है, क्या कैपेसिटी है कि वो
लड़ सकें। और फिर इसराइल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घुटने टेक देने चाहिए, लेकिन कोई तदब्बुर और समझदारी भी कोई चीज़ है। यानी इसराइल जब इतने ममालिक पे, कोई 7-8 ममालिक पे तो वो हमला कर दिया था उसने इसी दौरान, जब वो फ़लस्तीन से, जब गजा में सारा कुछ हो रहा है, इसी दौरान वो ईरान को, कतर को, कहाँ कहाँ पे वो हमलावर हो रहा था। तो ऐसे में अगर दुनिया इस बात पे कहीं पे इत्तेफाक है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं है। जब आप ताकत के सामने खड़े होते हैं, ताकतवर अपनी शराइत मनवाता है। और मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि कोई कमजोर भी अपनी शराइत पे सुलह कर सके, ये वो। अलबत्ता इसमें अच्छी खुशाइंद बात ये, दोनों तरफ से रिहाइयां हुई हैं। कम से कम ये है कि वो जो जंग है उसका सिलसिला वक्ती तौर पे रुक गया है। अब अल्लाह करे आगे भी रुक जाए। आमीन और आमीन। जो ऐसे ही है। उस्मान साहब, इसराइल अमेरिका के और किरदार को नेतन्याहू आप की किस जो तरह से देखते हैं? क्या चलाकियां हैं या वाकई यारी है, वाशिंगटन अमन वो का आपको जामिन पता है। बन चुका है? मेरे ख्याल में अपेरेंटली तो यही नजर आता है, लेकिन जिस अच्छा। तरीके से ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप जो है या तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हो सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ वॉर हो सकते हैं, वो एक वक्त में दोनों नहीं हो सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका हमने रवैया देखा, जैसे कनेसेट के अंदर बात की कि उन्होंने कहा हम भारी हथियार बनाते हैं दुनिया के बेहतरीन, उसको आपको दिया, आपने इस्तेमाल किया और उसके इंटेंडेड रिजल्ट आपके पास है, आप जंग जीत चुके हुए हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने 1.25 घंटे के उस खिताब में सारी बातें की। अगर नहीं बात की तो फलस्तीनियों से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की है, नस्ल कशी की उन्होंने बात नहीं की है। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि होस्टेज जो स्क्वायर है वहां के ऊपर मेरी बेटी गई थी इवानका ट्रंप, वो बात कर रही थी, जेरेड कुशनर गए थे, उनकी कोई हैसियत नहीं है उस तरह सरकारी तौर पे, वो कनेसेट के अंदर बैठे हुए हैं। और वो सारा मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया था वो बताता है कि किस तरीके से इजरायली नैरेटिव जो है इस प्लान के अंदर भारी है। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, गजा को कौन कंट्रोल करेगा, बिल्कुल गजा ऐसे ही है। को कौन जो है वहां के ऊपर आप कह लें गवर्नेंस करेगा, और उसके अलावा ये जो वो अमन सवालात अमन हैं जिनके जवाबात अभी तक हमारे सामने ही नहीं आए, और ये वो एम्बिग्विटीज़ हैं जो ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली की गई हैं। नाजरीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बात करेंगे, क्या चैलेंजेस होंगे उन्हें और उस तूफान को किस तरह से वो संभालेंगे। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुहेल आफरीदी साहब जो कि KP के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन JUI ने उनका इंतखाब चैलेंज कर दिया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को कल 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का कह दिया है। अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो स्पीकर हलफ बर्दारी करेंगे। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तब्दीली को आप किस तरह से देखते हैं, और जैसे ही उनका नाम सामने आया और वो गुफ्तगू करते हैं तो वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बानी भी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे, हम भी ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, तो आते ही कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। देखें, मेरे ख्याल में कि उनको कंट्रोवर्सी के बजाय जो है उनको रास्ता जो है वो अमन और सलामती और फलाह और बहबूद, तामीर और तरक्की का अपनाना चाहिए था। लेकिन लगता यह है कि उनका मिशन जो है वो तसादम का है। और जहाँ ये बात की उन्होंने कि उनके जो लीडर हैं जो इस टाइम पे अडियाला बैठे में हैं, तो उनका जो है वो ऑपरेशन के खिलाफ हैं, तो वो मेरे ख्याल में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके लीडर जो थे वो, आपको याद होगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो उसके अंदर वो बाकायदा उसमें शामिल थे उस प्रोग्राम के अंदर। और ये जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ज़रबे अर्ब हुआ, उसके बाद खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ, जो है रद्दुल फसाद हुआ, और ये मुख्तलिफ जितने भी ऑपरेशन हैं उन सब के अंदर जो थे वो उनके लीडर शामिल थे। तो ये बात कहना कि जी उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ख्याल में ये तो तारीख को मस्ख करने की बात है, हकायक से जो है चश्म पोशी है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी हकीकत है कि उनको जो है बड़ी कोशिश की ऑपोजिशन ने कि वो ना बने, और सुहेल आफरीदी जो है वो बन गए। जहाँ तक ताल्लुक है कि जी वो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, और मेरी जो अभी फैसल करीम कुंडी साहब से बात हुई तो कुछ अरसा कबल, कुछ अरसा कह रहा हूँ, कुछ घंटे कबल, तो वो उन्होंने वजीर आला से जो है वो जहाज मांगा है, और मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी जहाज जो है वो वहाँ जा रहा है, और तकरीबन 8 बजे तक वो पेशावर पहुँच जाएंगे, और पेशावर पहुँच के जो है वो वजीर आला से जो है वो हल्फ ले लेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मसला मसाइल होगा, लेकिन वो देखें हल्फ लें न लें वो कोई और ले, लेकिन जो अभी तक मेरी इतलात हैं वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ,
हूँ और मैं जो है वजीर आला से जो है दरख्वास्त की है जहाज के लिए, क्योंकि जहाज जो है गवर्नर के पास नहीं होता और वो 8 बजे तक जो है वो पेशावर पहुंच के हलफ ले लेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहा गया है कि जनाब हम तो ऑपरेशन होने नहीं देंगे, मेरे ख्याल में ये वो अपने दिल की तसल्ली पूरी कर लें कि वो ऑपरेशन रोक के दिखाएं। और दूसरी बात, जो आखिरी बात यह है, इसमें सबसे पहले बात यह है जवेरिया साहिबा कि वो इसका मुतबादल बता देना कि दहशतगर्दी हो रही है और ये नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुतबादल। ठीक फारूक साहब, आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? अगर ऑपरेशन नहीं, मुतबादल आपके ख्याल में उनके पास कोई है? अगर जिस तरह से अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं मुतबादल है तो बता दें, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो सुहेल आफरीदी का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, मैं वैसे सुहेल आफरीदी साहब की जो उनको बनाए जाने पे मैं डेफिनेटली, मुझे इस लिहाज से तो अच्छा लगा जब ये बैकग्राउंड पता चला कि वो ISF में रहे हैं, पहली मरतबा रुकन बने हैं और नए आदमी को मौका मिला। लेकिन मैं उनकी तकरीर सुनी है मैंने, जब वो मुंतखब हुए असम्बली से वोट लिए उन्होंने, तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि शायद सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो उन्होंने कहा कि मैं इश्क में मारा जाऊंगा। मैं भाई वो अच्छा होता अपनी तकरीर में, वो अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आप इस सूबे में जो पिछले 12 साल से 13 साल से फ्लॉज रह गए हैं, मैं उनको दूर करने के लिए कोशिश एहतजाजी सियासत का चैंपियन कह रहे हैं खुद को, नौजवान है उसके लिए मैं ये इकदाम करूंगा। हाँ, वो नहीं, वो कहें मज़ामती सियासत, पाकिस्तान को मज़ामत सियासत ना यहाँ पे कोई कर रहा है। मज़ामती सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग से लेकर कोई भी नहीं कर रहा। सारे अपने आप को चैंपियन कहते हैं और यही हाल पाकिस्तान ने ये कर दिया है कि हम किसी जोगे रहे नहीं है। मज़ामती सियासत के यहाँ पे सभी चैंपियन है, इनको मौका दे दें तो सारे कमरों के अंदर जाके ये जो बातें करते हैं वो कुछ हो रहे हैं, बाहर मीडिया पे बातें करते हैं मज़ामती सियासत, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे मज़ामती सियासत। ये सिर्फ अपने सीटों के लिए सारे काम कर रहे हैं ये। और मुझे उनसे तवक्कुआत थी कि वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छी तकरीर करेंगे, कोई रोड मैप देंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर सके। गंडापुर साहब ने भी यही पढ़ के मारी थी, बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ, हटा दिए गए ना। भाई अगर आप आए हो, आपको मौका मिल ही गया, अल्लाह ने मौका दे दिया तो कुछ करो। इस सही यानी लब्बे लुबाब ये है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि और एक तूफ़ान बरपा है। सवाल यही है कि सुहेल आफरीदी क्या इस तूफ़ान को संभाल पाएंगे या नहीं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।